गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग नरेशन का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले क्या क्या चीजें डिस्कस हो चुकी है, थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले हम लोगों ने नरेशन में यह समझा था कि नरेशन कितने टाइप के सेंटेंसेस पर बनाए जाते हैं, जिसमें बताया गया था कि नरेशन को 5 कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस लिए गए हैं जिस पर नरेशन हमें करना है। पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिन्हें डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए एग्जामिनेशन में दिया जाता है। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यूज को आगे अगर हम बढ़ाते हुए चलें तो असर्टिव सेंटेंसेस हम लोगों ने मोस्टली कवर कर लिया है और असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी और उसे भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि जो बच्चे नए हो उनको पता हो, और जो बच्चे एकदम बिल्कुल नए हो, अगर उन्होंने नरेशन का कोई टॉपिक नहीं देखा है तो इसके पहले जो असर्टिव सेंटेंसेस पर बनाए गए नरेशन के टॉपिक से हैं उसको जरूर देख लेंगे ताकि उनको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप डायरेक्ट बीच से कोई टॉपिक देखेंगे समझ में तो आएगा, लेकिन आपको हो सकता है कहीं कोई डाउट रह जाए, तो इसलिए सीरियल से, सीक्वेंस से अगर कोई चीज आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर चीज समझ में आएगी। तो देखिए, आपने असर्टिव सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें पढ़ा था उसको आप समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस में आपने यह सीखा था कि एक सेंटेंस में अगर जो टेंस दिया होता है वो कैसे दूसरे टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज किया जाएगा, टेंस को बदलना बताया गया था। फिर उसके बाद आपको कुछ रूल्स बताए गए थे प्रोनाउन पर चेंज करने के लिए, यानी कि अगर डायरेक्ट नरेशन के अंदर प्रोनाउन आ जाता है तो वहां पर कैसे और किस तरह से चेंज किया जाएगा। वो सारे रूल जो आपने वहां पर पढ़ लिया है वो सारे रूल यहां पर भी फॉलो किए जाएंगे। इसलिए ऐसे रूल को जनरल रूल कहा जाता है कि जो हर जगह फॉलो किया जाए, हर जगह लागू किया जाए, उसे हम जनरल रूल कहते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आप पढ़ने जा रहे हो इसमें कुछ खास रूल होंगे, कुछ स्पेशल रूल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर फॉलो किए जाएंगे। लेकिन जो जनरल रूल होंगे असर्टिव सेंटेंस में लग रहे थे वो आपके यहां पर भी लागू किए जाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते समय कोई ना कोई दिक्कतें आती ही रहेगी। तो इसलिए वो डाउट ना हो, वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसके पहले आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इंटरोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला टाइप आप देखेंगे साथियों, जैसे पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझें। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, फिर कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पॉइंट लिखा हुआ आर यू कमिंग। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो। तो साथियों, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन होता है पहले भी बताया जा चुका है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और कॉमा के बाहर का जो पोर्शन होता है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि ही सेड टू मी, यहां तक यह आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच आर यू कमिंग ये वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाया गया है, हम लोग 24 प्रकार की 24 टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हैं, और हर हेल्पिंग वर्ब्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, अलग अलग टेंस में वो यूज किए जाते हैं। जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, is, am, are, was, were, shall, will, can,
कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑड, डेयर, यूज्ड, ये सभी क्या है, हमारी 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो देखिए जो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो दो टाइप से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा साथियों कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली के मेंबर का प्रयोग करते हुए, WH फैमिली का मतलब जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है, या तो W से होती है या फिर H से होती है। जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया। अब देखिए हाउ जो है H से स्टार्ट होगा, हाउ किससे स्टार्ट होगा, H से स्टार्ट होगा। बाकी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, which ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, W से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, WH क्वेश्चन वर्ड रखा गया है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, या तो W से होती है या फिर H से होती है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो साथियों जब किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो उसका जो रिप्लाई होगा, उसका जो आंसर आएगा, या तो आप यस कह के दे सकते हो या फिर नो कह के दे सकते हो। जैसे आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो? अगर आप आ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा, आपका रिप्लाई होगा यस। और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा, नो। मैंने कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हैं? अगर आप लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे नो। तो इस तरह से जितने भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस का जो रिप्लाई होता है वो या तो यस में होता है या फिर नो में होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग WH क्वेश्चन से होती है तो उसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे यस। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट्स योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे यस या आप ये नहीं कहोगे नो। आपको पूरा रिप्लाई देना होगा, आपको वो नाम बताना होगा, वो चीज बतानी होगी जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, इसका रिप्लाई यस या नो नहीं हो सकता। इसका रिप्लाई आप बताओगे कि आप कब आ रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, तो कब आ रहे हो ये बताना होगा। 2 बजे आ रहे हो, 3 बजे आ रहे हो, 4 बजे आ रहे हो, 5 बजे आ रहे हो, तो जिस टाइम में आप आ रहे हो वो टाइम आपको मेंशन करना होगा, बताना होगा। तो जो WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनकी जब शुरुआत की जाती है, इनसे शुरू किया जाता है, तो उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो उसका रिप्लाई यस या नो में ही होता है। तो अब ये दोनों पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए हैं साथियों, तो चलिए हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे, क्या क्या परिवर्तन होगा, कहां कहां परिवर्तन होगा। चलिए रूल की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपको कहीं भी डायरेक्ट नरेशन में, जैसे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर देखेंगे, तो जैसे यहां पर सेड लिखा होगा और कभी कभी सेड टू लिखा होगा। अगर यहां पर सेड लिखा है या सेड टू लिखा हुआ है तो सेड या सेड टू को हम हटाएंगे, सेड या सेड टू को क्या करेंगे, हटाएंगे, और उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, आस्क्ड लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चनड लिख सकते हैं, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, सेड के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। सेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू प्रेपोजिशन आता है, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑफ आता है। तो इसलिए जब सेड टू को आप हटाओगे तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ। यानी जब कहीं इंक्वायरी की बात की जाएगी, जब पूछताछ की बात की जाती है, तब वहां पर क्वेश्चन लिखा जाता है या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिखा जाता है, या फिर आप इंटरोगेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, ETC लिखा हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि सेड या सेड टू को आप हटाएंगे, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन
पंक्चुएशन बनाते समय ये जो सेड या सेड टू होगा इसे आप हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, या तो आस्क्ड लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, या इंटेरोगेटेड का प्रयोग करेंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुख्यतः यूज होने वाले वर्ड हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आप हटाएंगे और इसको हटा करके क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। यानी कि जब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड हट जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, ये सारी बातें अगर मैंने पंक्चुएशन मार्क के 3 महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए हैं, जो बच्चे ना देखे हों वो जरूर देख लें, ताकि उनको यह भी क्लियर हो जाए कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहां यूज किया जाता है, कॉमा कहां लगता है, सेमीकोलन कहां लगता है, कोलन कहां लगता है, फुल स्टॉप कहां लगता है, क्वेश्चन मार्क कहां लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहां लगता है। ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की गई है, तो उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम भी एकदम बिल्कुल होने वाला है इंग्लिश का, तो उसके पहले पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। लेकिन कब, जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा, और चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, दोनों की कंडीशन में क्वेश्चन मार्क को आपको हटाना है, और उसको हटाने के बाद क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसमें चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। साथियों देखिए, इंटेरोगेटिव से जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव का ये तरीका होता है, पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर WH क्वेश्चन वर्ड। अगर WH क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आते हैं। लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो असर्टिव बनता कैसे है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब की जो भी फॉर्म, जैसा भी टेंस होगा उसके फॉर्म आएंगे, ये उसके बाद आगे जो भी होगा वो लिखेंगे, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाने के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फिर से समझेंगे, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है और आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में बदला जाता है। और असर्टिव कैसे बनेगा, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर मेन वर्ब लिखनी होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल स्टॉप लगा देना है। यह होगा असर्टिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब असर्टिव में जब आप चेंज कर लेंगे तब आपको क्या करना होगा, टेंस एंड प्रोनाउन जैसे पहले चेंज होते थे, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस को जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना सीखा था, तो जहां पर वहां आपको यह बताया गया था टेंस को कौन से टेंस को किस में चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज होते हैं, फिर पास्ट में भी 4 होता है लेकिन 2 को चेंज करते हैं, और पास्ट का पास्ट में ही चेंज होता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। बाकी आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसे चेंज नहीं किया जाएगा। बाकी शल होगा तो शुड हो जाएगा, विल होगा तो उड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, लेकिन मस्ट होगा तो उसे हैड टू में चेंज कर दिया जाता है। तो वो सारी चीजें जैसे पहले चेंज होती थी, यहां पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी वैसे ही चेंज आपको करना है। यानी कि टेंस और प्रोनाउन पहले की तरह चेंज होंगे, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पोर्शन होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब से आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होगा। यानी कि जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हो और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप देखेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कुछ भी हो सकती है।
24 हेल्पिंग वर्ब होती है, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर उससे स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो आपको क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है, या तो इफ लगाइए या वेदर का प्रयोग करिए, इफ या वेदर। देखिए स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा बच्चों, WHETHER है वेदर, और एक स्पेलिंग होती है WEATHER, वेदर का मतलब होता है मौसम। तो ये वाली स्पेलिंग नहीं यूज करना है आपको, ये वाली स्पेलिंग नहीं यूज करना है, ये वाली स्पेलिंग यूज करना है WHETHER वेदर। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और उसको हटाने के बाद क्या, कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, इफ या वेदर कंजक्शन यूज करेंगे। उसके बाद अगर सब ये आपका आगे लिखा हुआ है कि परंतु WH फैमिली से अगर कोई चीज शुरू हो रहा है, यानी WH जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ, यानी कि WH से, जैसे कि ये when से स्टार्ट हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है, अगर इस तरह का कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं और कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन WH से कोई स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये WH क्वेश्चन वर्ड होता है, एक्चुअल में यह भी एक तरह का कंजंक्शन ही होता है, यह भी कंजंक्शन का काम करता है, इसलिए यहां से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और वो कंजंक्शन कौन सा होगा, वहां पर वही इंटरोगेटिव वर्ड आपका कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस जब कंप्लीट होगा फुल स्टॉप लगाएंगे और सेंटेंस को इंटरोगेटिव से किस में बदला जाएगा, असर्टिव में चेंज किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे हम आप डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए चलिए क्वेश्चन यानी एग्जांपल लेते हैं, यानी एग्जांपल के माध्यम से और बेहतर समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से चेंज किया जाएगा। चलिए साथियों, पहला सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भी लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, चलिए एक एक सेंटेंस लेकर के चेंज करेंगे। ही सेड टू मी कॉमा विद इन कॉमास है आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क लगा है साथियों और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया गया। चलिए डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करते हैं। तो देखिए ही सेड टू मी लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किससे स्टार्ट किया गया, आर से, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि अगर सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट ये ही लिखा हुआ है, ही के स्थान पर ही रहेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर अगर सेड या सेड टू लिखा होगा तो क्या बताया गया आपको, या तो आस्क्ड लिखे या क्वेश्चन लिखे या इंक्वायर्ड ऑफ लिखे या इंटरोगेटेड जैसे वर्ड का यूज करके आप बनाएंगे। तो यहां मैं आस्क्ड लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, चलिए आस्क्ड लिख रहा हूं, जो जनरली बुक्स में आपको मिल ही जाता है। लेकिन ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो बच्चे ये नहीं समझ पाते, आस्क्ड के अलावा क्वेश्चन भी आता है, इंक्वायर्ड ऑफ आता है, इंटरोगेटिव भी आ जाता है। तो चलिए क्या करना है, ही सेड या सेड टू को हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे और मी के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा। मी के स्थान पर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। और देख रहे हैं यहां पर आर क्या है, ये जो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है आर से, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपका यहां पर आर से या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, चाहे आप इफ लिखे या वेदर लिखे। उसके बाद फिर आपको क्या करना, देखिए यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, इफ लगा दिया गया। अब उसके बाद ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसे आपको चेंज करके असर्टिव बनाना साथियों। अब असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा साथियों क्या है, यू लिखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट आपका बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट को पहले लिखना है। लेकिन साथियों ये जो यू लिखा हुआ है ये क्या है, यह आपका प्रोनाउन है, ये क्या है, यह आपका प्रोनाउन
प्रोनाउन है, और ये जो आपका प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन है। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन में कैसे चेंज किया जाता है। प्रोनाउन में चेंज करने का तरीका एक फॉर्मूले से बताया था, SON, सन अपॉन 1 2 3 होता है। अब देखिए सन अपॉन 1 2 3 का क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा कि यह भी आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। सेकंड पर्सन का होगा तो उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट होता है और टू के बाद जो लिखा होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये भी आपको समझना है, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच पूरा होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो पहले लिखा होता है ये होता है सब्जेक्ट, और टू के बाद जो लिखा होता है ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर यहां पर आ रहा है, जैसे कि यहां पर जैसे यू लिखा हुआ है, तो यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। तो सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी सब्जेक्ट ये है और हमारा ऑब्जेक्ट ये है, यानी कि ये उठ करके कहां आता है, यहां पर आएगा, सबसे पहले यहां पर आएगा। ध्यान देना है आपको, ये इसके हिसाब से चेंज होगा। यानी यू किस में आता है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये उठ करके कहां आता है, इसकी जगह पर। यानी चूंकि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है तो ये चला आएगा इसके स्थान पर, यू के स्थान पर। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं उसको 3 कॉलम में चेंज किया गया है, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो अगर फर्स्ट का ये हमारा जो सेकंड पर्सन है ऐसे होगा साथियों, देखिए यू होता है, फिर योर होता है, फिर उसके बाद यू होता है, यू योर यू होता है। तो ये जो आता है ये पहला, देखिए सेकंड पर्सन का तो है लेकिन ये पहले कॉलम में है और तीसरे कॉलम में भी माना जाता है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम आपका ये लिखा हुआ है, तो इसे हम पहला कॉलम वाला मानते हैं, क्योंकि इसके तुरंत आसपास में अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, क्या दी गई हो, हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, तो इसे पहला वाला ही पार्ट मानते हैं, तो यहां पर हम इसे पहला मानेंगे। तो ये जब उठ करके यहां पर आएगा साथियों, तो ये जो मी लिखा हुआ है, मी ऐसे लिखा जाता है, मी को प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो देखिए आई होता है, फिर उसके बाद माई होता है, फिर उसके बाद मी होता है। लेकिन ये जो मी लिखा हुआ है ये कहां लिखा होता है, तीसरे नंबर पर लिखा होता है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले में चेंज करना, क्योंकि ये पहला है, जब ये यहां पर आएगा इसके स्थान पर, तो चूंकि ये अपने पहले पार्ट में पहले कॉलम में लिखा है, तो जो मी है ये चेंज होगा, तो ये अपने पहले वाले कॉलम में चेंज होगा, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है ये पहला पार्ट है, तो ये जब आएगा यहां तो इसका भी पहला, तो मी का पहला पार्ट क्या होता है साथियों, आई होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यू को हटाएंगे और यू के स्थान पर जो सब्जेक्ट हमें लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई। देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया गया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाया गया और उसके स्थान पर यहां पर इफ लिखा गया, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। अब उसके बाद हमने क्या किया कि यू, यानी कि हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ये था, लेकिन ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है, तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन का होता तो इसके हिसाब से चेंज होता, और सेकंड पर्सन होगा तो इसके हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यानी ये पहला पार्ट है, ये यू कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है, तो इसकी जगह हम इसको हटाएंगे। यानी जब इसको हम हटाएंगे तो कौन आएगा, यानी जो आपका यानी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, तो ये पहला था तो ये भी अपना पहला पार्ट ही यूज करेगा। तो मी का पहला पार्ट क्या होता है, आई होता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना साथियों, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर लिखा हुआ है और आईएनजी वाला पार्ट यहां लिखा है, तो इज एम आर के साथ अगर आईएनजी वाला पार्ट होता है तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी वाला पार्ट रहता है, तो ये नहीं चेंज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। यानी इज एम आर को हटाएंगे और उसके स्थान पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो वॉज लिखेंगे या फिर वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा।
तो ये हो जाएगा आई वॉज, जहां था आर यू, अब क्या बन गया आई वॉज, और उसके बाद कमिंग का क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा साथियों। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। क्या बताया गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम असर्टिव बनाकर कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में क्या लगाते हैं, असर्टिव में फुल स्टॉप लगाते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है तो प्लीज आप वीडियो को एक बार फिर से, दो बार फिर से आप रिवाइंड कर करके आप देखिएगा और पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। चलिए, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको अभी सॉल्व करवाते हैं, जिससे आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है साथियों, स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट कम क्लियर हुआ है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जिससे आपकी हेल्प की जा सके। बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं साथियों। ही सेड टू मी, क्या है अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा, विद इन कॉमास है व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज कर दिया गया साथियों। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस जैसे ही हमने इंटेरोगेटिव देखा कि इन्वर्टेड कॉमास के, हमेशा याद रखिए जब भी नरेशन में चेंज करना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन जरूर चेक करिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स यूज किए जाते हैं। तो जैसे मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर व्हेन से स्टार्ट है, यानी कि ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या करना होगा साथियों, आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, ही लिखेंगे, उसके बाद सेड या सेड टू को हटाते, चाहे सेड लिखा होगा या सेड टू लिखा होगा, सेड या सेड टू को हटाएंगे, उनमें उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, या तो आस्क्ड लिखेंगे या इंक्वायर्ड लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, इंटेरोगेटेड लिखेंगे, कुछ भी इसमें से आप लिख सकते हो। तो ही, मैं चलिए आस्क्ड ले रहा हूं, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, और मी के स्थान पर मी होगा। साथियों एक चीज का ध्यान रखिए कि कॉमा के बाहर जो पोर्शन होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में ना तो टेंस चेंज किया जाता है और ना ही वर्ब को चेंज, ना ही प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जैसे ही लिखा है, ही के स्थान पर ही रहेगा, मी के स्थान पर मी रहेगा, यू के स्थान पर यू रहेगा, यानी कॉमा के बाहर जो भी प्रोनाउन आएगा इसमें चेंज नहीं किया जाता। जो भी प्रोनाउन आता है कहां, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वहां चेंज करेंगे। जो टेंस में परिवर्तन होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले में परिवर्तन होगा। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं साथियों, लेकिन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद देखिए यहां व्हेन से स्टार्ट किया गया है, इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट किया गया, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया, इसलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाया जाएगा और वहां पर ना ही इफ आएगा और ना ही वेदर। इफ या वेदर कब आता है, जब यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तभी इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपको ना इफ लगाना है ना वेदर। ये व्हेन जो लिखा हुआ है या इंटेरोगेटिव वर्ड लिखा है इसको आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। अब साथियों सेंटेंस असर्टिव जब बनाते हैं तो पहले क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा ये यू लिखा हुआ है, जैसे यहां किया था वैसे यहां करना है। देखिए यू है सेकंड पर्सन का, यू किसमें आता है, सेकंड पर्सन का ये प्रोनाउन माना जाता है। यू, योर, यू किसमें माना जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है। और ये आई, माई, मी किसमें माना जाता है, ये फर्स्ट पर्सन में माना जाता है। किसमें मानते हैं साथियों, फर्स्ट पर्सन में मानते हैं। तो यू किसमें आ रहा है, सेकंड पर्सन में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो सेकंड पर्सन का ये पहला भाग माना जाएगा, तीसरा भाग नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पर यू जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है और यू जो तीसरा वाला होता है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आता है ना कि ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये आपका अगर सब्जेक्ट है तो इसको आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन का है लेकिन पहला भाग है, कौन सा भाग है, पहला, तो सेकंड पर्सन की जगह कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो साथियों यहां पर देखिए ही क्या है, ये सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपका मी आ जाएगा इसके स्थान पर यानी सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन ये पहला भाग है तो मी जब आएगा यहां पर तो ये भी पहला भाग बन जाएगा। तो मी का पहला भाग साथियों क्या होता है, आई, तो इसलिए आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। तो यानी आपको सब्जेक्ट लिखना था, अब सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, आई। अब इज एम आर को किसमें चेंज किया जाता है, वॉज या वर में चेंज करते हैं। तो यहां पर आई के साथ क्या हो जाएगा साथियों, आई वॉज हो जाएगा, कमिंग के स्थान पर क्या होगा, कमिंग होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ये दो सेंटेंस अच्छे से अगर आपके समझ में आ गए होंगे, तब भी नहीं समझ में आते कोई बात नहीं, आपको एक एक चीज समझना है, एक एक पॉइंट समझना। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं और अगले को क्लियर करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस ये है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू और डज साथियों अगर आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और डू डज का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। डू और डिड, डू और डज जब भी आता है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए ही और सेड या सेड टू को हटाएंगे, इसके स्थान पर आस्क्ड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, आस्क्ड, और उसके बाद मी के स्थान पर मी ही लिखा जाएगा, ये चेंज नहीं होता यहां पर मी। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को साथियों हटाएंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो यहां पर देखिए डू क्या है, डू डज डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जब हटता है या हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाया गया है तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं ले रहा हूं इफ, चाहे इफ का प्रयोग करो या वेदर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ही के स्थान पर ही हो गया, सेड या सेड टू होता तो इसको हटाकर क्या लिखते हैं, आस्क्ड। उसके बाद मी लिखा हुआ था, मी को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कॉमा के पहले रिपोर्टिंग स्पीच का कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होता। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाया गया, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या यूज किया गया, इफ लगा दिया गया। अब उसके बाद ये पूरा सेंटेंस किसमें चेंज होगा साथियों, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब असर्टिव सेंटेंस बनता है तो ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान देना, क्योंकि हमें असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट लिखना होगा फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। दो टेंस याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को जब असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं तब वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग, यानी पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या तो फिफ्थ फॉर्म यानी यस अथवा यस लगा के आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो टेंस ऐसे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी डू और डस को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। डू या डस को क्या करते हैं साथियों, हटा देते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का असर्टिव फॉर्म लिखा है ना कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो डू नॉट को डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते, लेकिन यहां पर केवल डू लिखा हुआ है, तो जब डू का प्रयोग है इसके साथ नॉट नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस केवल असर्टिव बनेगा और डू डस को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट साथियों क्या है, यू है। अभी आपने देखा यू सेकंड पर्सन का पहला पार्ट है, इसकी जगह कौन आएगा, सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ये आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन की जगह कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सेकंड पर्सन की जगह कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, इसकी जगह पर जाएगा ये। तो ये आपका पहला भाग है, यानी सब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसकी जगह जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव पार्ट में लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव पार्ट, यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो होता आई। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे साथियों। तो ये हो जाएगा आई।
तो ये डू आपका हट जाएगा, अब क्या हो गया, आई हो गया। उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है वर्ब की, तो नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा साथियों, न्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू। और मी लिखा हुआ देखिए, मी ये आपका क्या है, ये भी प्रोनाउन है तो चेंज होगा। मी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है यानी तीसरा पार्ट है, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन की जगह कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट साथियों क्या लिखा हुआ है, ही। तो चूंकि यहां पर देखिए मी लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन में है लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसकी जगह कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन की जगह कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यानी ये जाएगा इसके स्थान पर, ही जाएगा इसके स्थान पर। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखा है तो ये भी यहां जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है साथियों, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, हिम होता है। ये थर्ड पर्सन में आता है तो ये हो जाएगा ही, सेकंड होता है हिज और थर्ड क्या होता है, हिम होता है। ही, हिज, हिम। ही का सब्जेक्टिव पार्ट ही और इसका पॉजेसिव पार्ट क्या होता है, हिज, और इसका थर्ड यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, हिम होता है। तो इसलिए यहां पर मी को आप हटाएंगे और मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ये यहां पर आई न्यू और उसके बाद क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई न्यू हिम हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, हिम हो जाएगा। और सेंटेंस कंप्लीट हो जाने पर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्या कर रहे हो। तो साथियों यहां पर क्या करना है, सी लिखा हुआ है तो सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, सी। अब सेड या सेड टू हो तो इसको हम हटाते हैं और इसके स्थान पर, चूंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहां पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिख देंगे। शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, लेकिन यहां कोई कंजक्शन नहीं आएगा क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली के मेंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, यहां पर ना ही इफ आएगा और ना ही वेदर, तो डायरेक्ट व्हाट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साथियों व्हाट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटेंस एसेटिव बनाना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखना फिर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट साथियों आपका यू है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, देखिए सब में यू लिखा हुआ था, यू सेकंड पर्सन है, इसकी जगह कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हिम लिखा हुआ है तो ये आएगा यहां पर, तो ये पहला भाग है, सब्जेक्टिव पार्ट है, तो जब ये यहां जाएगा तो हिम अपने सब्जेक्टिव पार्ट में हो जाएगा। तो हिम का जो साथियों सब्जेक्टिव पार्ट होता है क्या होता है, ही होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहां पर हो गया ही और उसके बाद फिर अब आर लिखा हुआ है, तो इज एम आर प्रेजेंट में आता है, इसको पास्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए पास्ट में इज एम आर किस में बदलेगा, वॉज या वर में, तो आई के साथ ही के साथ क्या आएगा, यहां पर यू था इसलिए आर था, यहां पर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ वॉज आता है, ही के साथ क्या आता है, वॉज का उपयोग किया जाता है, तो ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी डूइंग लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे एज इट इज लिखेंगे, ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग। अब यहां पर देखिए नाउ लिखा हुआ है, तो साथियों आपको बताया गया कुछ नियरनेस वर्ड होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, उसको भी चेंज किया जाता है। तो नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज हो जाएगा, नाउ किस में चेंज होगा, देन में चेंज हो जाएगा। और सेंटेंस कंप्लीट होने पर स्टॉप लगा देंगे। तो ये था सेंटेंस आपका, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये चेंज होगा तो हो जाएगा शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। He said to him, he said to him लिखा हुआ है, तो अब यहां पर said या said to को किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, asked में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा he asked, he आस्क्ड, और हिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर फिर से डिड से स्टार्ट है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसलिए यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, यहां पर इफ या वेदर किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए डिड का प्रयोग किया गया। डिड का मतलब होता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में साथियों सब्जेक्ट के बाद देखिए आपको
आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये होता है पास्ट परफेक्ट। ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि यहां डिड का उपयोग किया गया, डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को किसमें बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो चलिए अब यू लिखा हुआ है साथियों, तो अब आपको ये डिड हट जाना, हटा देना, डिड को हटा देना, डू डज डिड हट जाएगा। तो यहां से डिड को हम हटाएंगे और ये सेंटेंस किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर यू क्या है आपका, यू आपका प्रोनाउन है। यू क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन बदलता है, तो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट ये हिम है, तो हिम जब यहां पर आएगा साथियों इसके स्थान पर, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैड यूज करेंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो साथियों यहां पर इंटेंड लिखा हुआ है, तो यहां डिड था इसलिए इंटेंड लिखा था। डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू के डिड के साथ यहां पर इंटेंड लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म इंटेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेंडेड, ये हो जाएगा इंटेंडेड। उसके बाद टू कम लिखा हुआ है, तो टू उसके बाद कम के स्थान पर कम, और उसके बाद टू कम, उसके बाद यहां पर विद लिखा हुआ है साथियों, तो विद में भी कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। मी लिखा हुआ है, अब यहां पर देखिए मी लिखा हुआ है, तो मी आपका क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो मी फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन की जगह कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा साथियों क्या है, ही है। तो ही चूंकि ये आपका थर्ड फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो जब ये इसकी जगह पर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा साथियों, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अगला सेंटेंस है, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी। अब एक सेंटेंस ये जो बचा हुआ है साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे कंप्लीट करें और इसको कंप्लीट करने के बाद इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन जो बच्चे नए हो, जो स्टूडेंट नए हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताते रहें कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। और ये ना सोचें कि केवल ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए या हिंदी मीडियम यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जूनियर के बच्चों के लिए, सीनियर के बच्चों के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो उन सब के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट और महत्वपूर्ण है जितना वहां पर है। तो हर बोर्ड के लिए, हर एग्जाम के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ना कोई सोचे कि ये मेरे लिए नहीं है या ये मेरे लिए नहीं है। जहां जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो चाहे वो आपका यूपी टेट हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या फिर डीएसएसबी का एग्जाम हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, या फिर अभी बिहार का एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी हर जगह क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। डिफेंस में मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, बैंक में मिलेगा, हर जगह जो है आपको इंग्लिश, जहां जहां इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। उन सब के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।